बीए फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमें पता, पिछली कक्षा में हमने 3 शासकों के बारे में अध्ययन किया था। जेतर सिंह जी, तेज सिंह जी और समर सिंह जी। मेवाड़ के तीनों शासकों का अध्ययन किया। आज हम इस कक्षा में मेवाड़ के 2 और शासकों का अध्ययन करेंगे, राणा रतन सिंह जी और राणा हमीर। रतन सिंह जी और हमीर। रतन सिंह जी का जो शासनकाल है वो 1301 से 1303। 1301 से 1303 बहुत छोटी अवधि के लिए। रतन सिंह जी समर सिंह के पुत्र थे। जो समर सिंह जी इससे पहले शासक थे, उनके पुत्र थे रतन सिंह जी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि समर सिंह जी के 2 पुत्र थे, एक तो रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जी नेपाल चले गए थे और रतन सिंह जी चित्तौड़ की गद्दी के बेटे। रतन सिंह जी की सबसे शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो हमें पता है कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण। और ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है मेवाड़ के इतिहास में, सब बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इसके आक्रमण के कारणों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ये घटना क्या घटित हुई थी इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो रतन सिंह जी का शासनकाल 1301 से 1303। रतन सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पे बैठे तो उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका काल बहुत छोटा है, 1301 से 1303। मुश्किल से 3 साल भी उन्होंने शासन नहीं किया। शासन करते ही के साथ ही थोड़े दिनों में इनके ऊपर आक्रमण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण में खिलजी वंश के साथ प्रसिद्ध लेखक अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी आए जिन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया। वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस समय दिल्ली सल्तनत के बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाओं का वर्णन किया। उन्होंने जो चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ उसका जो वर्णन किया, उन्होंने अपनी पुस्तक खज़ाइन उल फतूह नामक पुस्तक में किया है। खज़ाइन उल फतूह नामक पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन उन्होंने किया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए 28 जनवरी, इस पुस्तक में लिखा गया है कि 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन अपनी सेना सहित दिल्ली से रवाना हुआ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस पर काफ़ी विवाद भी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण क्यों किया। इस बात को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। आप देखेंगे कि कुछ विद्वान कहते हैं कि पद्मिनी के कारण या पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक इतना बड़ा शासक एक महिला के लिए युद्ध नहीं कर सकता। इसके पीछे अन्य कारण थे, जैसे गुजरात, इससे पहले चित्तौड़ से पहले गुजरात को जीता तो गुजरात जाते समय इसके अलाउद्दीन की सेना को चित्तौड़ के द्वारा सहयोग नहीं किया जाना, मेवाड़ के शासकों द्वारा सहयोग नहीं किया जाना। साथ ही साथ मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य था, अगर गुजरात तक सीधी पहुंच बनानी है अलाउद्दीन को तो बीच में जो मेवाड़ राज्य है उसको जीतना जरूरी था। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो ये बहुत सारे कारण थे, जिन कारणों के चलते अलाउद्दीन को चित्तौड़ जीतना आवश्यक था। वहाँ अलाउद्दीन समझता था कि भारत के ऊपर, अगर पूरे भारत के ऊपर हमें मेरे को शासन करना है, साथ ही साथ गुजरात और दक्षिणी भारत के ऊपर शासन करना है, वहाँ पे विजय प्राप्त करनी है, तो पहले चित्तौड़ को पराजित करना आवश्यक है। इन सब कारणों के कारण ही अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। चित्तौड़ पहुंचकर गंभीरी और बेड़स नदी के मध्य शाही शिविर डाला। चित्तौड़ में 2 नदियाँ बह रही है, गंभीरी और बेड़स नदी, और इनके बीच में ही चित्तौड़ का किला है। तो इन नदियों के बीच में पहुंच गया और यहाँ पहुंच के अलाउद्दीन ने अपना शिविर लगाया। शिविर जो है वो चित्तौड़ी नामक डोंगरी के ऊपर लगाया अलाउद्दीन ने। छोटी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पास, पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना शिविर लगाया। 6 महीने तक निरंतर चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की गई। कुंभलगढ़ शिलालेख से पता चलता है कि 6 माह के मध्य छोटे मोटे बहुत सारी झड़पें हैं, बहुत सारे युद्ध हुए, जिसमें सामंत लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र सहित किले की रक्षा करते हुए मारे गए। इनके एक सामंत थे सिसोदा जी, किस गांव के थे? सिसोदा गांव के। ये बहुत ध्यान रखना भाई, आगे आएगा जो अगले शासक आएंगे ना भाई, इन्हें लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र आएंगे। तो सिसोदा जो सामंत थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने अपने 7 पुत्रों के साथ इस किले की रक्षा करते हुए रतन सिंह की तरफ से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जब चारों ओर सर्वनाश दिखाई दे रहा था, मेवाड़ के शासकों के पास कोई रास्ता नहीं था, रतन सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने
क्या किया फिर उन्होंने कुछ नहीं, अपने जो सैनिक हैं गोरा बादल और रतन सिंह ये सब मिलके इन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए और केसरिया बाना पहन के युद्ध में कूद पड़े। और यहाँ की जो रानियाँ थी, पद्मिनी सहित जो रानियाँ थी, वो रानियाँ उन्होंने जौहर कर लिया, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि उनके उनकी गरिमा बनी रहे। तो इसमें एक वो जैसे अपने पद्मावत है उसमें इसका वर्णन दिया है कि दोनों के बीच में पहले बातचीत भी होती है, संधि भी होती है। अलाउद्दीन को किले में भी ले जाया जाता है, पद्मिनी का मुंह भी दिखाया जाता है पानी के अंदर या कांच के अंदर। और अलाउद्दीन को जब रतन सिंह छोड़ने आते हैं वापस, तो अलाउद्दीन क्या करता है कि रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में गोरा और बादल, जो रतन सिंह के सेनापति थे, गोरा और बादल, वो रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं। बाद में ये घेरा लंबे समय तक चलता है। अंत में क्या होता है कि रतन सिंह गोरा बादल सहित अपने वीर सेना नायकों के सहित युद्ध में कूद पड़ते हैं और युद्ध करते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जो रानी पद्मिनी है वो अपने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। तो ये घटना है। घटना सीधी से सीधा सा भाई यही अर्थ होगा, सीधा सा मतलब ये है कि अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। आक्रमण के कई कारण थे, इसमें पद्मिनी को भी एक कारण माना जाता है, पद्मिनी की सुंदरता और उसको प्राप्त करने की लालसा भी एक कारण माना जाता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके कारण अनेक है, जैसे अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना, गुजरात और दक्षिणी भारत को विजय करने के लिए चित्तौड़ पे विजय प्राप्त करना, चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व होना, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और उसको चित्तौड़ को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। इसी समय चित्तौड़ में प्रथम शाखा होता है, ध्यान रखना भाई, प्रथम शाखा। चित्तौड़ के ऊपर क्या होता है? प्रथम शाखा होता है। प्रथम शाखा जानते हैं? शाखा किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शाखा जब कहलाता है जब राजपूत शासकों के ऊपर किसी का आक्रमण होता है तो वो उसका मुकाबला करते हुए, राजपूत शासक उनका मुकाबला करते हुए केसरिया बाना पहन के युद्ध में कूद पड़ते हैं और अंतिम समय तक युद्ध करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि जो राजपूत इसके हैं वो जौहर करते हैं। दोनों घटनाएं कि राजपूत योद्धा युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करते हैं और राजपूत महिलाएं जौहर व्रत का पालन करती है, तो दोनों घटनाएं मिलकर कहलाती है शाखा। क्या कहलाती है? शाखा। तो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़ के ऊपर। चित्तौड़ में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। इसी प्रकार 16 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन के अधीन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ईसाई सेना का विनाश देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चित्तौड़ पे की आम जनता है उनका कत्लेआम का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिन चित्तौड़ में रुक के अपने पुत्र खिजर खां को, ध्यान रखना भाई, अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का किला सौंप दिया और दिल्ली आ गए। चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। खिजर खां के अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। ध्यान रखना भाई, राजस्थान जीके में छोटा क्वेश्चन बनता है। खिजर खां ने चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के मंदिरों और भवनों को तुड़वा कर किला पर पहुंचने के लिए गंभीर नदी में पुल बनवाया। चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया जिसे 1310 ईस्वी में एक फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का महत्वपूर्ण शासक और ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया। 22 दिसंबर 1316 को अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण खिजर खां चित्तौड़ छोड़ता है कर दिल्ली आता है और पीछे मेवाड़ का राज्य मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। मालदेव सोनगरा अलाउद्दीन की तरफ से चित्तौड़ के किले की सुरक्षा का काम करता है, परंतु इसी समय जैसा कि हमने बताया था कि इसी समय एक महत्वपूर्ण शासक का उद्भव होता है जिसका नाम है हमीर, राणा हमीर, और ये थे सिसोदा गांव के। कहाँ के थे? सिसोदा गांव के। अभी हमने देखा था रतन सिंह के चित्तौड़ के किले की रक्षा करते लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है। उन्हीं का एक पुत्र था, वो पोता था हमीर सिसोदा।
सिसोदा गांव का हमीर सिसोदा। लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़पुर की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण सिंह का एक बड़ा लड़का अरी सिंह या अजय सिंह था, जो कि भाग्यवश उस युद्ध में बच गया, और अजय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हमीर सिसोदा जागीर का सरदार बना। हमीर सिसोदा जागीर थी, उसका सरदार बनता है। हमीर ने देखा कि अलाउद्दीन के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की हालत शोचनीय हो गई। दिल्ली सल्तनत की स्थिति शोचनीय हो गई अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में। तो उसने 1326 ईस्वी के आसपास दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कर मालदेव के पुत्र जयसिंह, मालदेव सोनगरा के पुत्र जयसिंह को मारकर, जबकि मालदेव के कुछ विद्वान कहते हैं और डॉक्टर ओझा के अनुसार मालदेव के पुत्र बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञातव्य है कि हमीर ने पहले चित्तौड़ के गुहिल शासक रावल कहलाते थे। तो हमीर से पहले के जितने भी चित्तौड़ के शासक हुए वो क्या कहलाते थे? रावल। और अब कहलाने लगे, हमीर ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो नया राजवंश स्थापित हुआ, सिसोदिया वंश, क्योंकि सिसोदा गांव के रहने वाले थे। तो अब यहाँ के जो राजा थे वो कहलाने लगे राणा। क्या कहलाने लगे? राणा कहलाने लगे। तो हमीर सिसोदिया को सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए हमीर पर आक्रमण किया। राणा हमीर ने पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध हुआ, जिसे सिंगोली का युद्ध कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है, और इस युद्ध होता है। राणा हमीर ने मेवाड़ के आपातकालीन स्थिति पर पुनः अधिकार कर अच्छी स्थिति में पहुंचा, इसलिए उसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ की जो स्थिति थी, उनका जो मेवाड़ के जो शासक थे, क्योंकि उनसे मेवाड़ छिन चुका था, परंतु मेवाड़ जो राणा हमीर है उन्होंने मेवाड़ का पुनः उद्धार किया, इसलिए मेवाड़ का पुनरुद्धारक कहलाते हैं राणा हमीर। राणा हमीर विपरीत परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमणों में सिंह के समान कहा गया। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। जी के क्वेश्चन बन रहा भाई। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? मेवाड़ के शासक राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमणों में सिंह के समान कहा गया। कुंभा द्वारा गीत गोविंद में लिखी गई रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर लिखी गई रसिक प्रिया नामक टीका में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो राणा हमीर की तो उपाधियाँ आ गई विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। वीर राजा की उपाधि किसने दी? महाराणा कुंभा ने, जो बाद में शासक बनते हैं ना। तो उन्होंने एक रचना लिखी रसिक प्रिया, उस रसिक प्रिया रचना में इन्होंने हमीर को वीर राजा की उपाधि प्रदान की। राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, जिसकी जानकारी मोकल के शिलालेख में मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड ने हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना। मेवाड़ का महान सिसोदिया वंश, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि हमीर के बाद में एक नया राजवंश की स्थापना मेवाड़ में होती है, सिसोदिया वंश। इससे पहले जो वंश था वो गुहिल वंश कहलाता था, अब कहलाने लगा सिसोदिया वंश, क्योंकि अब सिसोदिया जो ठिकाना था, सिसोदिया जो जागीर थी, सिसोदिया गांव की जो जागीर थी, वहाँ के जागीरदारों का यहाँ शासन हो गया। हालांकि ये इसी वंश के थे, इसी वंश के सदस्य थे, वंश अलग नहीं था, बस नाम अलग हो गया। अब ये सिसोदिया वंश कहलाने लगे। राणा हमीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र क्षेत्र सिंह, जिन्हें खेता के नाम से जानते मेवाड़ के शासक बने। क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर गोरी को परास्त कर मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। हाड़ौती के हाड़ा शासकों को दबाने का श्रेय भी खेता को ही जाता। 1382 ईस्वी में जब क्षेत्र सिंह ने आक्रमण किया तो उस युद्ध में क्षेत्र सिंह व बूंदी का शासक लाल सिंह हाड़ा भी मारा गया। इसी के साथ हमारे दोनों टॉपिक हो गए, रतन सिंह और हमीर। साथ ही साथ हमने उनके बाद जो शासक होते हैं क्षेत्र सिंह या खेता, उनके बारे में भी हम संक्षेप में अध्ययन हमने किया। इसी के साथ आज की हमारी क्लास संपन्न होती है।